हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। परीक्षा मंथन में आपका स्वागत है। मैं एम के रेजा, जो कि लगातार साइंस की सीरीज लेकर के आ रहा हूं, और उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे सेंसरी ऑर्गन की, संवेदी अंग की, कि संवेदी अंग क्या होते हैं, संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा इत्यादि सेंसरी ऑर्गन की चर्चा की जाएगी और किस प्रकार से कार्यों को संपन्न करते हैं। तो संवेदी अंग आपकी हेडिंग रहेगी, सेंसरी ऑर्गन आपकी हेडिंग रहेगी, जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो देखिए, अभी तक हमने टॉपिकों में चर्चा की है, हृदय की चर्चा की है, ब्लड की चर्चा की है, लंग्स की चर्चा की है, सेल की पूरी चर्चा की है, डीएनए का डबल चक्राकार मॉडल भी प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये टॉपिकों की चर्चा हुई है, जिनको आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा, और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी हम लाइव लेकर के आएंगे। यानी क्वेश्चन जब सॉल्व करवाएंगे तो आप हमारे साथ बने रहेंगे और उनकी सॉल्विंग करवाएंगे, तो आंसर पहले आप देंगे, उसके बाद जो है हम। चले आते हैं टॉपिक पे सीधा। सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग। हेडिंग लिखिए, संवेदी अंग यानी सेंसरी ऑर्गन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह बैच कैसा है, टारगेटेड बैच है। किसके लिए? यूपी पीसीएस 2021 के लिए। तो यूपी पीसीएस 2021 का एक टारगेटेड बैच है, जिसकी चर्चा जो है लगातार की जा रही है। तो सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग क्या कहलाते हैं? ऐसे अंग जो बाह्य उद्दीपन को शरीर को अनुभूत करवाने का कार्य करते हैं, उन्हें सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है। सेंसरी ऑर्गन ऐसे ऑर्गन कहलाते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन को शरीर को अनुभूत करवाने का कार्य करते हैं, उन्हें सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है, जिनकी संख्या 5 होती है। एक आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। आँख के माध्यम से भौतिक जगत को देखा जाता है, कान के माध्यम से विभिन्न ध्वनियों को सुना जाता है, त्वचा के माध्यम से ठंडे गर्म की अनुभूति प्राप्त की जाती है, जीभ के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्वाद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, और नाक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रसायनों की अनुभूति प्राप्त करते हैं। इन 5 सेंसरी ऑर्गन में देखा जाए तो जीभ एवं नाक 2 ऐसे सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो कि शरीर को रसायनों को अनुभूत करवाने का कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें रसायन ग्राही अंग या केमिकल रिसेप्टर ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। तो सेंसरी ऑर्गन तो हैं ही, साथ में इन्हें क्या कहा गया? रसायन ग्राही अंग के नाम से भी जाना गया, क्योंकि ये शरीर को रसायनों को अनुभूत करवाने का कार्य करते हैं। तो चलिए आइए परिभाषा लिख लेते हैं पहले सेंसरी ऑर्गन की, कि सेंसरी ऑर्गन की परिभाषा क्या है। ऐसे अंग जो बाह्य उद्दीपन को शरीर को अनुभूत करवाने का कार्य करते हैं, अनुभूत करवाने का कार्य करते हैं, संवेदी अंग कहलाते हैं। संवेदी अंग कहलाते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन की परिभाषा क्या है? ऐसे अंग जो बाह्य उद्दीपन यानी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन को शरीर को अनुभूत करवाने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संवेदी अंग कहा जाता है। और इनकी संख्या 5 होती है। संवेदी अंगों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, जिसमें से एक होता है आँख, दूसरा है कान, तीसरा है त्वचा, नेक्स्ट है जीभ, और नेक्स्ट होता है नाक। तो सेंसरी ऑर्गन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। आँख यानी आई, कान यानी ईयर, त्वचा यानी स्किन, जीभ यानी टंग, और नाक यानी नोज। आँख के माध्यम से भौतिक जगत को देखा जाता है, भौतिक जगत को देखा जाता है। कान के माध्यम से ध्वनियों को सुना जाता है, ध्वनियों को सुना जाता है।
त्वचा के माध्यम से ठंडे गर्म की अनुभूति प्राप्त होती है, ठंडे गर्म की अनुभूति प्राप्त होती है। जीभ के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्वाद की अनुभूति प्राप्त होती है, स्वाद की अनुभूति प्राप्त होती है। और नाक के माध्यम से खुशबू एवं बदबू की अनुभूति प्राप्त होती है। तो देखिए, पांचों सेंसरी ऑर्गन और पांचों के कार्य अपने आप में क्या है, अलग है। आँख के माध्यम से भौतिक जगत को देखते हैं, कान के माध्यम से विभिन्न ध्वनियों को सुनते हैं, त्वचा के माध्यम से ठंडे गर्म की अनुभूति प्राप्त होती है, जीभ के माध्यम से स्वाद की अनुभूति प्राप्त होती है, नाक के माध्यम से खुशबू एवं बदबू की अनुभूति प्राप्त होती है। तो देखिए, आप स्वाद जो बने होंगे इनमें रसायनों का योगदान होगा, खुशबू बदबू जो होगी इनमें भी रसायनों का योगदान होगा। यही कारण है कि जीभ एवं नाक दो ऐसे सेंसरी ऑर्गन होते हैं जिन्हें रसायन ग्राही अंग या केमिकल रिसेप्टर ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि केमिकल रिसेप्टर ऑर्गन किसे कहा जाता है, तो जीभ एवं नाक को ही कहा जाता है। सेंसरी ऑर्गन भी किसे कहा जाता है, तो जीभ एवं नाक को कहा जाता है। तो ये थी सेंसरी ऑर्गन की परिभाषा, जिसमें पहला सेंसरी ऑर्गन उठाते हैं आँख। तो अभी तक हमने चर्चा की कि सेंसरी ऑर्गन क्या हैं। तो ऐसे अंग जो बाह्य उद्दीपन को शरीर को अनुभूत करवाने का कार्य करते हैं उन्हें सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है, जिनकी संख्या 5 होती है: आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, जिसमें पहला सेंसरी ऑर्गन है आँख। क्वेश्चन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आँख पर ही पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन जो बनते हैं वो त्वचा पे बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन जो बनते हैं कान पे बनते हैं। नाक एवं जीभ पर जो होते हैं रेयर एंड रेयरेस्ट कंडीशन में ही क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अजीनोमोटो का रासायनिक नाम क्या होता है, तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। एक इससे जुड़ा हुआ है, जीभ से जुड़ा हुआ है। आँख के संदर्भ में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्पष्ट दृष्टि से आशय क्या होता है। इसी प्रकार से दो चित्रों को देखने के लिए कितना समय अंतराल होना चाहिए, नेत्र में एक चित्र कितने सेकंड के लिए ठहरता है, कुछ जंतुओं की आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं क्यों, ये समस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा रोगों के ऊपर भी खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निकट दृष्टि दोष किसके कारण होता है, कि क्या उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष किसके कारण होता है, क्या उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट में क्या होता है। हाल ही में कौन सा रोग समाप्त घोषित किया जा चुका है। कई ढेर सारे क्वेश्चन जो हैं आँख से निकलते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आँख। और इन जो क्वेश्चनों को हमने बोला है इनके आंसर के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और इन क्वेश्चनों के आंसर जो है प्राप्त कीजिए। तो हेडिंग लिखिए आप, सेंसरी ऑर्गन में आँख। चलिए, तो सेंसरी ऑर्गन में पहला सेंसरी ऑर्गन है आँख। और इसका एक डायग्राम है जो आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं।
तो ये आँख का चित्र बना है जो है TS ऑफ आई, यानी आँख के अनुप्रस्थ काट यानी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आई। अब इसका करते हैं नामांकन। तो सबसे बाहरी भाग जो दिखाई देता है उसको कहते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा को हिंदी में कहते हैं दृढ़पटल। दूसरा भाग जो दिखाई देता है उसको कहा जाता है कोरोइड, हिंदी में कहते हैं रंजित पटल। तीसरा भाग जो दिखाई देता है उसको कहते हैं रेटिना, हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। ठीक है, और लेंस के जस्ट सामने होता है एक बिंदु जिसका नाम है फोबिया पॉइंट। फोबिया पॉइंट यानी पीत बिंदु। ठीक, यहाँ वाला भाग है ब्लाइंड पॉइंट यानी अंध बिंदु। बिंदु नुमा जो संरचना दिखाई देती है उसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर यानी कचाभीय द्रव। कचाभ द्रव। आगे जो बिंदु नुमा संरचना दिखाई दे रही है उसका नाम है कंजक्टाइवा मेम्ब्रेन। रेड कलर की जो संरचना दिखाई दे रही है वो है कॉर्निया। लाल कलर की बिंदु नुमा संरचना जो दिखाई दे रही है वो है एक्वस ह्यूमर यानी जलीय द्रव। ब्लैक कलर की जो संरचना दिखाई दे रही है वो है आइरिस। खाली स्थान जो दिखाई दे रहा है वो है प्यूपिल यानी पुतली। रेड कलर की जो संरचना दिखाई दे रही है वो है लेंस। और यहाँ पे जो संरचना दिखाई दे रही है वो है सीलियरी बॉडी। हिंदी में कहते हैं पच्छाब काय। तो इतनी चीज़ें जो हैं इसमें लिखी हुई हैं, एक बार मिला लीजिए आप। देखिए आँख का चित्र बना हुआ है TS ऑफ आई यानी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आई, यानी आँख को लिया गया, हल्का सा पतला सेक्शन काटा गया और जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस प्रकार की ये संरचना दिखाई देती है, जिसमें सबसे बाहरी भाग है स्क्लेरा जिसे दृढ़पटल कहते हैं। रेड कलर की ये संरचना दिखाई दे रही है वो है कोरोइड जिसे रंजित पटल कहते हैं। पुनः ब्लैक कलर की ये संरचना दिखाई दे रही है वो है रेटिना जिसे हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। और रेटिना वाले भाग में मध्य में पाया जाता है फोबिया पॉइंट यानी पीत बिंदु होता है। यहाँ पे जो तंतुनुमा संरचना निकली हुई है उसका नाम है ब्लाइंड पॉइंट यानी अंध बिंदु है। यहाँ पे जो बिंदु नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं वो है विट्रस ह्यूमर जिसे कचाभीय द्रव या कचाभ द्रव या कांचीय द्रव कहा जाता है। सबसे बाहर जो बिंदु नुमा संरचना दिखाई दे रही है उसका नाम है कंजक्टाइवा मेम्ब्रेन। उसके बाद रेड कलर की जो संरचना दिखाई दे रही है वो है कॉर्निया। कॉर्निया, ठीक। इसके बाद रेड कलर की जो बिंदु नुमा संरचना दिखाई दे रही है वो है एक्वस ह्यूमर यानी जलीय द्रव। इसके बाद ब्लैक कलर की संरचना दिखाई दे रही है वो है आइरिस। इसके मध्य में जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है वो है प्यूपिल यानी पुतली। उसके बाद रेड कलर की लेंस संरचना दिखाई दे रही है और यहाँ पे 6 कंकाली पेशी बनी होती हैं जिसे क्या कहते हैं सीलियरी बॉडी या पच्छाब काय। तो इतनी चीज़ें जो हैं बनी हुई हैं। तो इसका डायग्राम आप बनाना चाहें तो बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है आगे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आँख वाला टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कई यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं, ख़ास तौर पे रोगों के ऊपर क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो चलिए सेंसरी ऑर्गन में चर्चा करते हैं आँख के। तो आँख का मुख्य कार्य क्या होता है? भौतिक जगत को देखना, यानी जिस जगत को हम देख रहे होते हैं वो किसके माध्यम से देखते हैं? आँख के माध्यम से। तो मनुष्य की आँखें कपालीय गुहा में आई ऑर्बिट में सामने की ओर स्थित होती हैं।
मनुष्य की आँखें कपालीय गुहा, यानी ये ऊपर की संरचना जो होती है उसको कपालीय गुहा कहते हैं, आई ऑर्बिट में सामने की ओर स्थित होती हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे, मनुष्य की आँखें कपालीय गुहा यानी क्रैनियल कैविटी में आई ऑर्बिट में सामने की ओर स्थित होती हैं, तो मनुष्य की आंखों की पोजीशन कहाँ पे है? मनुष्य की आंखें कपालीय गुहा में आई ऑर्बिट में सामने की ओर स्थित होती हैं। सामने की ओर स्थित होने के कारण ही ऐसी आंखों को बाइनोकुलर के नाम से जाना जाता है। यानी सामने की ओर स्थित है, इसलिए इन आंखों को क्या कहा जाता है? बाइनोकुलर यानी द्विनेत्री के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जंतु की आँखें, जितने भी जंतु पाए जाते हैं उनमें दो ही प्रकार की आँखें पाई जाएंगी। कुछ जंतुओं में बाइनोकुलर पाई जाएगी और कुछ जंतुओं में मोनोकुलर पाई जाएगी। बाइनोकुलर यानी द्विनेत्री होगा, मोनोकुलर क्या होगा? एक नेत्री होगा। तो मनुष्य की आँखें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? बाइनोकुलर होती हैं, यानी द्विनेत्री होती है। क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि आँखें कैसी होती हैं तो बाइनोकुलर होती हैं और कहाँ स्थित हैं? सामने की ओर स्थित हैं। सामने की ओर स्थित होने के कारण ही ये आँखें जो होती हैं 3D पिक्चर को देखने में सक्षम होती हैं, यानी 3 डायमेंशनल चित्र को देखने में सक्षम होती हैं। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से सामने की ओर आँखें स्थित हैं। ठीक, अब ये चित्र जब देखते हैं तो ये 3D पिक्चर को दिखाने का कार्य करती हैं, यानी लंबाई भी दिखाती हैं, चौड़ाई भी दिखाती हैं और गहराई की भी अनुभूति होती है। लंबाई भी दिखाती हैं, चौड़ाई भी दिखाती हैं, गहराई की भी अनुभूति होती है। यानी सामने की ओर स्थित हैं आँखें, तो बेनिफिट क्या मिल रहा है कि 3D पिक्चर को देखने में सक्षम होती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आँख की अपेक्षा दो आँख का होना क्यों उपयुक्त है? एक आँख की अपेक्षा दो आँख का होना क्यों उपयुक्त है? तो एक आँख की अपेक्षा दो आँख अगर होंगी तो लंबाई चौड़ाई के साथ साथ किसकी अनुभूति होगी? गहराई की। तो देखिए यहाँ पे लंबाई चौड़ाई के साथ साथ किसकी अनुभूति हुई? गहराई की। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है एक आँख की अपेक्षा दो आँख का होना क्यों उपयुक्त है? क्यों उपयुक्त है? तो दो आँख का होना क्यों उपयुक्त है? क्योंकि लंबाई भी दिखाई देगी, साथ में चौड़ाई भी दिखाई देगी, साथ में क्या होगी? गहराई की भी अनुभूति होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बना हुआ है, आगे भी बन सकता है कि एक आँख की अपेक्षा दो आँख का होना क्यों उपयुक्त है? तो लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या होती है? गहराई की अनुभूति होती है। ऐसा मनुष्य जो जन्मजात एक आँख से पैदा होता है, जब वह जन्मजात एक आँख से पैदा होता है तो वह केवल लंबाई चौड़ाई को ही देख पाता है, गहराई की अनुभूति नहीं कर पाता है। परंतु ऐसा मनुष्य जो जन्मजात दोनों आँखों से पैदा हुआ था लेकिन एक्सीडेंटल कंडीशन में एक आँख खराब हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसे लंबाई चौड़ाई ही दिखाई देती है, परंतु विभिन्न वस्तुओं को उसने पहले देखा होता है गहराई के रूप में। यही कारण है कि वो लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई की अनुभूति कर ले जाता है। यानी अगर एक आँख होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 2D चित्र दिखाई देंगे, अर्थात लंबाई चौड़ाई ही दिखाई देगी, गहराई की अनुभूति नहीं हो रही होती है। आँखों का मुख्य कार्य होता है रंगों को देखना। आँखों का मुख्य कार्य क्या है? रंगों को देखना है। तो आँख का कार्य क्या होता है? रंगों को देखना। और रंग जो होते हैं मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से रंग 3 होते हैं जिन्हें RGB कहा जाता है। RGB यानी लाल, हरा एवं नीला के नाम से जाना जाता है।
तो मूल रूप से रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसे लाल, हरा एवं नीला के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं से मिलकर के हजारों लाखों रंगों का निर्माण होता है। इन्हीं से मिलकर के क्या होता है? हजारों लाखों रंगों का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल रंग कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? लाल, हरा, नीला होते हैं। कई बार क्वेश्चन बना हुआ कि निम्न में से कौन सा विषम रंग है, तो भूरा रख देगा, कहीं काला रख देगा, जो क्या होगा? विषम रंग के रूप में जाना जाएगा। तो मूल रूप से रंग जो होते हैं 3 होते हैं, और इन्हीं से मिलकर के हजारों लाखों रंगों का निर्माण होता है। इन रंगों को देखने के लिए आँख के रेटिना वाले भाग में इन रंगों को देखने के लिए आँख के रेटिना वाले भाग में 2 कोशिकाएं हैं। एक का नाम होता है रॉड और दूसरे का नाम होता है कॉन। तो कौन कोशिकाएं जो होती हैं, ये रंगों को देखने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो देखिए अब यहाँ पे रंगों को देखने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो रंगों को देखने के लिए रेटिना वाले भाग में कौन सेल्स पाई जाती हैं? शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आयोडोप्सिन का स्राव करती हैं और यह रंगों के प्रति उत्तरदायी होता है। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हम भौतिक जगत के रंगों को देखते हैं, उसके लिए कौन सी सेल उत्तरदायी होती हैं, तो शंकु कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं। और कौन सेल के द्वारा किसका श्रावण किया जाता है, तो कौन सेल के द्वारा किसका श्रावण करते हैं? आयोडोप्सिन का श्रावण किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका रंगों से संदर्भ में। तो अभी तक हमने चर्चा की कि मनुष्य की आँखें जो होती हैं कपाली गुहा में, आई ऑर्बिट में सामने की ओर स्थित होती हैं। सामने की ओर स्थित होने के कारण ही इसे बाइनोकुलर कहा जाता है। बाइनोकुलर होने के कारण ये 3D पिक्चर को देखने में सक्षम होती हैं। इनका मुख्य कार्य होता है रंगों को दिखाना। मूल रूप से रंग 3 होते हैं, जिन्हें RGB कहा जाता है। और इन रंगों को देखने के लिए आँख के रेटिना वाले भाग में शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो रंगों के प्रति उत्तरदायी होती हैं। आँख की संरचना को अगर देखा जाए तो यहाँ पे TS बना है, जिसका सबसे बाहरी भाग स्क्लेरा कहलाता है। यानी आँख का सबसे बाहरी भाग जो होता है स्क्लेरा होता है, जो कि वाइट कलर का होता है, और इसी वाले भाग से रक्त वाहिकाएँ लगी होती हैं। तो आँख का सबसे बाहरी भाग क्या है? स्क्लेरा है। तो आप हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं स्क्लेरा। आँख का सबसे बाहरी भाग स्क्लेरा कहलाता है। आँख का सबसे बाहरी भाग स्क्लेरा कहलाता है, जो अपारदर्शी होता है, सफ़ेद रंग का होता है, और इसी वाले भाग से रक्त वाहिकाएँ लगी होती हैं। तो देखिए स्क्लेरा के संदर्भ में क्या है कि आँख का सबसे बाहरी भाग स्क्लेरा कहलाता है, जो अपारदर्शी होता है, और इसी वाले भाग से क्या होती हैं? रक्त वाहिकाएँ लगी होती हैं। स्क्लेरा वाला भाग आगे आकर के कॉर्निया का निर्माण करता है। स्क्लेरा वाला भाग आगे आकर के किसका निर्माण करता है? कॉर्निया का। तो देखिए रेड कलर की जो संरचना दिखाई दे रही है, उसका नाम क्या होता है? कॉर्निया। तो कॉर्निया का निर्माण कौन करता है? आगे आकर के स्क्लेरा वाला भाग करता है। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया का निर्माण कौन किया? स्क्लेरा वाला भाग। और नेत्रदान में कॉर्निया को दान दिया जाता है। कॉर्निया को
दान दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है, तो कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान देते हैं, तो कॉर्निया वाले भाग को दान देते हैं। और कॉर्निया में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। तो कॉर्निया में क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसके पहले हमने टॉपिकों में चर्चा की थी, आरबीसी में भी केंद्रक नहीं था, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं था और कॉर्निया में भी केंद्रक नहीं है। और जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उनसे ना तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है और ना ही उनसे क्लोनिंग की जा सकती है। यानी जिनमें केंद्रक नहीं होगा उनसे ना तो डीएनए अंगुली छापन होगा और ना ही प्रतिरूपण का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से देखें तो कॉर्निया के ऊपर दो क्वेश्चन निकलते हैं। पहला, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग डोनेट करते हैं, तो कॉर्निया। दूसरा, कॉर्निया में क्या नहीं पाया जाता है, तो कॉर्निया में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कॉर्निया के ऊपर एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है कंजक्टिवा मेम्ब्रेन। कॉर्निया के ऊपर क्या पाई जाती है, झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, कंजक्टिवा मेम्ब्रेन। कंजक्टिवा मेम्ब्रेन। कंजक्टिवा मेम्ब्रेन जो होती है पारदर्शी होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है। कंजक्टिवा मेम्ब्रेन कैसी होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है। कॉर्निया को सुरक्षा प्रदान करती है, कॉर्निया को सुरक्षा प्रदान करती है। आँखों में नमी बनाए रखती है, आँखों में नमी बनाए रखती है। आँखों की धूल, तिनके, जीवाणु, विषाणु से सुरक्षा करने का कार्य करती है। तो देखिए, कंजक्टिवा मेम्ब्रेन जो पाई जाती है वो किसके ऊपर पाई जाती है, कॉर्निया के ऊपर। तो कॉर्निया के ऊपर कंजक्टिवा मेम्ब्रेन पाई जाती है जो पारदर्शी झिल्ली होती है, यानी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। कॉर्निया को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। किससे सुरक्षा प्रदान करती है, धूल, तिनके, जीवाणु, विषाणु इत्यादि सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। और आँखों में नमी यानी ह्यूमिडिटी को बनाए रखने का कार्य करती है। और जब आँखों में नमी बनाए रखने का कार्य करती है तो नमी का आशय क्या, ह्यूमिडिटी है यानी जल। तो जल के लिए जो होता है आँख में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है लैक्राइमर ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथि, जो कि आंसुओं को स्रावित करने का कार्य करती है। यानी आँख में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अश्रु ग्रंथि। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आँख में अश्रु ग्रंथि पाई जाती है, अश्रु ग्रंथि पाई जाती है। और अश्रु ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है, आंसुओं को स्रावित करना, आंसुओं को स्रावित करना, स्रावित करना। अश्रु ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है, टीयर को स्रावित करना होता है। आंसू जो होते हैं किस नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आंसू किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आंसुओं का पीएच मान कितना होता है, 7 से 8 के मध्य होता है। तो आंसुओं का पीएच मान कितना है, 7 से 8 के मध्य होता है। और आंसू जो होता है इसमें संगठन में अगर देखा जाए तो क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, लाइसोजाइम, एंजाइम पाए जाते हैं और क्या पाया जाता है, लवण पाया जाता है। जिसमें क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है जल की मात्रा कितनी होती है, तो आंसुओं में जल की मात्रा कितनी होती है, 99% होती है। बाकी 1% में जो होते हैं क्या पाए जाते हैं, आपके लवण एवं एंजाइम।
तो देखिए आंसुओं के संदर्भ में देखा जाए तो आंसू ग्रंथि जो होती है यह आंसुओं को स्रावित करने का कार्य करती है, यानी टीयर को स्रावित करने का कार्य करती है। टीयर जो होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, जिसका पीएच मान 7 से 8 के मध्य होता है। तो हमने आपको जब ब्लड वाला टॉपिक पढ़ाए थे तो वहाँ पे पीएच स्केल के संदर्भ में चर्चा की थी कि बताए थे कि एक पीएच स्केल होता है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर के 14 अंक होती है, मध्य में 7 होता है। अगर 7 से नीचे आते हैं तो अम्लीय होते हैं, 7 से ऊपर जाते हैं तो क्षारीय होते हैं, और यदि 7 मान प्राप्त होता है तो ऐसी कंडीशन में उदासीन होता है। तो देखिए 7 से ऊपर है यानी 7 से 8 के मध्य है, यानी नेचर में कैसा होगा, क्षारीय। कंपोजिशन यानी संगठन में देखा जाए तो आंसुओं में क्या पाया जाता है, 99% लगभग जल पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, लवण पाए जाते हैं जो कि आंसुओं को क्षारीय बनाने का कार्य करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ से जल के ऊपर पूछा जाता है, जल की मात्रा कितनी होती है, पीएच मान पूछा जाता है, और इसका नेचर पूछा जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ें फिर इसके। अब इसके बाद देखा जाए तो हमने कहा कॉर्निया वाले भाग पर कंजक्टिवा मेम्ब्रेन पाई जाती थी जो आँख को धूल, तिनके इत्यादि सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती थी। आँख का दूसरा भाग जो होता है कोरोइड कहलाता है। आँख का दूसरा भाग क्या कहलाता है, कोरोइड। कोरोइड कहलाता है, जिसे रंजित पटल या रक्तक पटल के नाम से जाना जाता है। और इस वाले भाग में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। इस वाले भाग में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है और पिगमेंटेड सेल्स पाई जाती हैं, यानी वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो देखिए कोरोइड वाला भाग जो होता है, जिसे हमें यहाँ रेड कलर से बनाए हुए हैं, तो कोरोइड वाला भाग जो होता है जिसे रंजित पटल या रक्तक पटल कहते हैं। और यह वाला भाग जो होता है इसमें पिगमेंटेड सेल्स पाई जाती हैं, यानी वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और अनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। यही कारण है कि मनुष्य की आँख नीली, भूरी या काली किस प्रकार की होगी, एक कोरोइड पर निर्भर करता है। यानी मनुष्य की आँख नीली, भूरी या काली किस प्रकार की होगी, ये किस पर निर्भर करता है, कोरोइड पर निर्भर करता है, क्योंकि इसी वाले भाग में क्या पाई जाती हैं, पिगमेंटेड सेल्स। लेकिन कोरोइड वाला भाग हमें बाह्य रूप से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मनुष्य की आँख कैसी होती है, अंडाकार होती है। यही कारण है कि कोरोइड वाला भाग आगे जाकर के आइरिस का निर्माण करता है, आइरिस का निर्माण करता है। और आइरिस जो होता है यही डिसाइड करता है कि मनुष्य की आँख नीली, भूरी या काली किस प्रकार की दिखाई देगी। तो किसके कारण होती है, कोरोइड के कारण होती है। किसके कारण दिखाई देती है, तो आइरिस के कारण दिखाई देती है। जैसे आपने समाज में देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की आँखें जो होती हैं काली होती हैं, कुछ व्यक्तियों की आंखें नीली होती हैं, और कुछ व्यक्तियों की आंखें भूरी होती हैं। तो आँखों का नीला, काला, भूरा होना किस पर निर्भर करता है, कोरोइड पर। किसके कारण दिखाई देगी, तो आइरिस के कारण दिखाई देगी। क्लियर है। चलिए अब करते हैं चर्चा आइरिस की। नेक्स्ट है आइरिस। तो आइरिस की तुलना जो की जाती है कैमरे के डायफ्राम से की जाती है। कैमरे के डायफ्राम, आइरिस की तुलना किससे की जाती है, कैमरे के डायफ्राम से की जाती है। जिस प्रकार से कैमरे में डायफ्राम यानी शटल लगा होता है, जैसे ही उसको ओपन करते हैं कैमरे के अंदर प्रकाश प्रवेश करने लगता है, उसी प्रकार से नेत्र के अंदर प्रकाश जब प्रवेश करता है तो उसकी मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, आइरिस करता है। यानी आइरिस का कार्य क्या है, नेत्र के अंदर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तो आइरिस का कार्य क्या होता है, नेत्र के अंदर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। और यह आँखों को रंगीन दिखाने का कार्य करता है। रंगीन दिखाने यानी नीली, भूरी आँख कैसी होगी, ये किस पर निर्भर करता है, आइरिस पर निर्भर करता है। तो देखिए आइरिस जो यहाँ पे ब्लैक कलर की संरचना दिखाई दे रही है वो आइरिस कहलाती है। आइरिस का निर्माण कोरोइड से होता है। आइरिस की तुलना कैमरे के डायफ्राम से की जाती है। जिस प्रकार से कैमरे में डायफ्राम जो होता है
प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? आइरिस करता है। और नेत्र नीली, भूरी या काली किस प्रकार की दिखाई देगी, ये भी आइरिस पर निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैमरे के डायफ्राम से किसकी तुलना की जाती है, तो आइरिस की तुलना की जाती है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि कैमरे की फिल्म से किसकी तुलना की जाती है, तो रेटिना की। तो ध्यान रखिएगा, रेटिना की तुलना कैमरे के फिल्म से करते हैं और आइरिस की तुलना किससे करते हैं, कैमरे के डायफ्राम से। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ पे आइरिस के बीच में खाली स्थान दिखाई दे रहा है, उस खाली स्थान को प्यूपिल कहा जाता है। आइरिस के बीच में क्या दिख रहा है, खाली स्थान दिख रहा है, जिसको क्या कहा जाता है, प्यूपिल यानी पुतली कहा जाता है। प्यूपिल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पुतली। तो प्यूपिल का कार्य क्या है, नेत्र के अंदर प्रकाश की मात्रा को जाना, यानी नियंत्रित करने का कार्य तो ये आइरिस करता है, लेकिन नेत्र के अंदर जब प्रकाश जाता है तो किसके माध्यम से जाता है, प्यूपिल के माध्यम से जाता है। तो नेत्र के अंदर प्रकाश का प्रवेश करना। तो नेत्र के अंदर प्रकाश जो जाता है वो किसके माध्यम से जाता है, प्यूपिल के माध्यम से जाता है। और प्यूपिल यानी पुतली और प्रकाश के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। पुतली और प्रकाश के मध्य कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा संबंध होता है। यानी अगर प्रकाश की मात्रा अधिक होगी तो प्यूपिल का आकार छोटा होगा, और प्रकाश की मात्रा कम होगी तो प्यूपिल का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। यानी प्रकाश की मात्रा अधिक है, प्रकाश की मात्रा अधिक है तो प्यूपिल का आकार, पुतली का आकार छोटा होता है। पुतली का आकार कैसा होगा, छोटा होता है। और प्रकाश की मात्रा कम है तो प्यूपिल का आकार यानी पुतली का आकार बड़ा होगा। पुतली का आकार क्या होगा, बड़ा। तो देखिए हमने कहा कि प्यूपिल जो होता है नेत्र के अंदर प्रकाश को प्रवेश करवाता है, इसका प्रकाश के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यदि प्रकाश की मात्रा अधिक होगी तो प्यूपिल का आकार छोटा होगा, और यदि प्रकाश की मात्रा कम होगी तो प्यूपिल का आकार बड़ा होगा। इसलिए आप देखेंगे कि दिन के उजाले में प्यूपिल का आकार जो होता है, पुतली का आकार जो होता है छोटा होता है, जबकि रात्रि के अंधेरे में पुतली का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। इसके बाद इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए, दिन के उजाले में पुतली का आकार छोटा होता है। क्यों होता है, आपको हमने बता ही दिया कि दिन के उजाले में यानी प्रकाश ज़्यादा है, इसलिए प्यूपिल का आकार क्या होगा, छोटा होगा। इसके अलावा रात्रि के अंधेरे में पुतली का आकार बड़ा होता है। तो देखिए दिन के उजाले में यानी प्रकाश मात्रा अधिक थी, इसलिए प्यूपिल का आकार छोटा हुआ। रात्रि के अंधेरे में यानी प्रकाश की मात्रा कम होगी तो प्यूपिल का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। तो दैनिक जीवन में भी आप इसको अनुभूत कर सकते हैं। दिन के उजाले में आप किसी से अपनी पुतली को दिखवाइएगा या किसी की पुतली को देखिएगा तो आकार में वो छोटी दिखाई देगी, वही रात्रि के अंधेरे में देखेंगे तो प्यूपिल आकार में कैसी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। तो ये हो गया प्यूपिल के। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो देखिए यहाँ पे एक संरचना दिखाई दे रही है, तीसरी रेटिना। तो देखिए हमने स्क्लेरा की चर्चा की, कोरोइड की चर्चा की, तीसरा पटल क्या कहलाता है, रेटिना। और रेटिना की तुलना कैमरे के फिल्म से की जाती है। रेटिना की तुलना किससे करते हैं, कैमरे के फिल्म से करते हैं। तो देखिए डायफ्राम की तुलना किससे की गई थी, आइरिस से की गई थी, और फिल्म की तुलना किससे करते हैं, रेटिना से।
यानी जिस प्रकार से कैमरे में रोल लगा हुआ होता है और रोल पर हम चित्रों को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से नेत्र में ये चित्र प्राप्त होते हैं वो कहाँ प्राप्त होते हैं? रेटिना पर। यानी नेत्र में चित्रों का निर्माण कहाँ पे होता है? नेत्र में चित्रों का निर्माण कहाँ होगा? रेटिना में। लेकिन रेटिना में कहाँ पे होगा? तो रेटिना के फोविया पॉइंट पर होता है। रेटिना में कहाँ होगा? तो रेटिना के फोविया पॉइंट यानी पीत बिंदु पर होता है। तो नेत्र में अच्छे चित्रों का निर्माण कहाँ पे होगा? रेटिना के फोविया पॉइंट पर होगा। इसलिए रेटिना की तुलना किससे की गई? कैमरे के फिल्म से। अब जब रेटिना पे चित्र बनते हैं तो ये वस्तु से छोटे, उल्टे एवं वास्तविक चित्र बनते हैं। यानी रेटिना के फोविया पॉइंट पर जब चित्र बनते हैं तो वस्तु से छोटे, उल्टे एवं वास्तविक चित्रों का निर्माण होता है, जिन्हें मस्तिष्क सीधा करके दिखाने का कार्य करता है। और ये उल्टे चित्र जो होते हैं ये प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। यानी प्रकाश के रिफ्रैक्शन की क्रिया संपन्न होती है, तब जाकर के उल्टे चित्रों का निर्माण होता है। तो रेटिना पे जो चित्र बनते हैं वो कैसे बनते हैं? रेटिना पे जो चित्र बनेंगे वो कैसे बनेंगे? वस्तु से छोटे, उल्टे एवं वास्तविक चित्रों का निर्माण होता है, जिसे मस्तिष्क सीधा करके दिखाने का कार्य करता है। और इन उल्टे चित्रों का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। तो प्रकाश के रिफ्रैक्शन की क्रिया संपन्न होती है, तब जाके किससे चित्र बनते हैं? उल्टे चित्र। तो अपवर्तन क्या होता है? तो इसकी चर्चा तो देखिए जब प्रकाश वाला टॉपिक पढ़ाएंगे वहाँ आएगी ही, लेकिन यहाँ पे परिभाषा सुन लीजिए। प्रकाश जब किसी एक माध्यम में चलता है तो माध्यम दो ही प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम होगा और दूसरा होगा विरल माध्यम। तो प्रकाश जब किसी एक माध्यम में चलता है तो सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन जैसे ही माध्यम परिवर्तित होता है प्रकाश की किरण में विचलन दिखाई देता है। यही कारण है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यानी विरल से सघन की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप वस्तुएं अपनी मूल स्थिति में न दिखाई दे करके थोड़ा सा ऊपर की ओर उठी हुई प्रतीत होती हैं। जैसे आप देखेंगे कि जल से भरे गिलास को जब हम देखते हैं तो गिलास की मूल सतह जो होती है ऊपर की ओर उठी हुई प्रतीत होती है। जल से भरे गिलास में जब कांच की छड़ को डुबोते हैं तो जितना भाग डूबा होता है वह तिरछा प्रतीत होता है। इसी प्रकार से तारों का टिमटिमाना एवं वास्तविक स्थिति से दूर दिखाई देना ये भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना के फलस्वरूप होता है। और सूर्य के उगने के पहले सूर्य का और सूर्य के डूबने के बाद सूर्य का दिखाई देना ये भी प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। और नेत्र में उल्टे चित्रों का निर्माण होना ये भी किसके फलस्वरूप होता है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना के फलस्वरूप। तो इस प्रकार से देखें तो चित्र कैसे बनेंगे? वस्तु से छोटे, उल्टे एवं वास्तविक बनेंगे, जिसे मस्तिष्क सीधा करके दिखाने का कार्य करेगा। और इन उल्टे चित्रों का निर्माण किससे होगा? प्रकाश के अपवर्तन। और अपवर्तन की घटना किसके कारण होगी? देखिए यहाँ पे एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है रेड कलर का, और यहाँ पे विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है, जिसमें एक सघन होगा, एक क्या होगा? विरल होगा, जिसके कारण से रिफ्रैक्शन की घटना क्या होगी? संपन्न होगी। ठीक, इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। अब रेटिना वाले भाग में देखा जाए दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। रेटिना वाले भाग में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है रॉड कोशिका और दूसरी होती है कॉन कोशिका। रॉड को हिंदी में शलाकाएं कहते हैं और कॉन को हिंदी में शंकु कहा जाता है। रॉड कोशिका के द्वारा एडॉप्शन और कॉन कोशिका के द्वारा एडॉप्शन का श्रावण होता है।
तो देखिए रेटिना वाले भाग में अब दो प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दी। एक का नाम होता है रॉड कोशिका और दूसरे का नाम होता है कौन कोशिका। रॉड कोशिका जिसे हिंदी में शलाकाएं कहते हैं, कौन कोशिका जिसे हिंदी में शंकु कहा जाता है। रॉड कोशिका के द्वारा रोडोप्सिन और कौन कोशिका के द्वारा आयोडोप्सिन का स्रावण किया जाता है। रोडोप्सिन जो होता है ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है और आयोडोप्सिन जो होता है ये रंगों के प्रति संवेदनशील होता है। रोडोप्सिन जो होता है ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील है और आयोडोप्सिन जो होता है ये रंगों के प्रति संवेदनशील है। तो अभी हमने जैसे शुरुआत में ही बताया कि विभिन्न रंगों को जब हम देखते हैं तो उसके लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है, शंकु कोशिका। अब देखिए रोडोप्सिन जो है प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। रोडोप्सिन जो कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, तो रोडोप्सिन एवं प्रकाश के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। रोडोप्सिन एवं प्रकाश के मध्य कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यानी अगर प्रकाश अधिक होगा तो रोडोप्सिन का संश्लेषण कम, प्रकाश कम होगा तो रोडोप्सिन का संश्लेषण अधिक होगा। प्रकाश अधिक होगा तो रोडोप्सिन का संश्लेषण कम होगा, यानी दिन के उजाले में रोडोप्सिन कम और रात्रि के अंधेरे में रोडोप्सिन क्या बनेगा, अधिक। यही कारण है कि जब व्यक्ति अंधेरे से उजाले में जाता है तो चकाचौंधी लगती है और जब व्यक्ति उजाले से अंधेरे में आता है तो वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। परंतु दोनों ही स्थितियों में कुछ समय बाद वस्तुओं की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है। यह एक प्रकार का एडेप्टेशन यानी अनुकूलन होता है, क्योंकि आँख जिस परिवेश में रहती है उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित करने का कार्य करती है। तो देखिए जब उजाले से अंधेरे में गया था तो उजाले में रोडोप्सिन का संश्लेषण क्या था, कम था। जैसे ही अंधेरे में गया रोडोप्सिन का संश्लेषण हुआ, वस्तुएं दिखना प्रारंभ हो गई, ठीक। और जब अंधेरे से उजाले में गया तो अंधेरे में रोडोप्सिन का संश्लेषण अधिक था। जैसे उजाले में जाएगा तो इसका विघटन होगा और जब विघटन होगा तो वस्तुएं दिखना क्या होगी, प्रारंभ हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब व्यक्ति अंधेरे से उजाले से अंधेरे में आता है तो कुछ समय बाद वस्तुओं की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है, क्या होता है, तो एक प्रकार का एडेप्टेशन यानी अनुकूलन होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। इसी के नीचे एक लाइन लिख लीजिए, जब व्यक्ति उजाले से अंधेरे में जाता है तो वस्तुएं दिखाई नहीं देती और जब अंधेरे से उजाले में जाता है तो चकाचौंधी लगती है, ठीक है। लेकिन दोनों स्थितियों में कुछ समय बाद वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। यह क्या है, एक प्रकार का अनुकूलन है यानी एडेप्टेशन है, ठीक। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये था रेटिना, और रेटिना के ऊपर खूब क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। रेटिना वाले भाग से आगे आकर के सीलियरी बॉडी लगी होती है। रेटिना वाले भाग से आगे आकर के सीलियरी बॉडी लगी होती हैं और सीलियरी बॉडी जो होती है इनकी संख्या 6 होती है, जो कि लेंस को साधने का कार्य करती है। यानी लेंस को साधने का कार्य कौन करती है, सीलियरी बॉडी करती है, जिनकी संख्या 6 होती है। और लेंस जो होता है यह प्रोटीन का बना होता है। लेंस किसका बना है, प्रोटीन का बना है। और यह कैसा होता है, पारदर्शी होता है। लेंस जो होता है प्रोटीन का बना होता है, ये पारदर्शी रूप में होता है। तो इस प्रकार से देखें तो आँख जो होता है इतने भागों से मिलकर के बना होता है और यह कार्य को संपन्न करता है। तो ये थी आँख की संरचना। अब इसके बाद चर्चा करना है आँख के रोग। तो अभी तक हमने आपको बताया, उसको एक संक्षिप्त रूप में हम देख लेते हैं। सबसे बाहरी भाग स्क्लेरा कहलाता है, दूसरा वाला भाग कोरोइड कहलाता है, तीसरा वाला भाग रेटिना कहलाता है। स्क्लेरा वाला भाग से रक्त वाहिका लगी हुई हैं, कोरोइड वाले भाग में रंजित पटल जिसे कहते हैं,
अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, पिगमेंटेड सेल्स पाई जाती हैं और रेटिना की तुलना कैमरे के फिल्म से करते हैं। रेटिना वाले भाग में रॉड एवं कोन 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं और रेटिना वाले भाग के फोविया पॉइंट पे ही वस्तु से छोटे उल्टे एवं वास्तविक चित्र बनते हैं, जिसे मस्तिष्क सीधा करके दिखाने का कार्य करता है और इन उल्टे चित्रों का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। आंखें वाली संरचना में देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो कंजक्टिवा मेम्ब्रेन है जो कि धूल तिनके इत्यादि सुरक्षा करती है। कॉर्निया है जो कि नेत्रदान में दान दिया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। एक्वा ह्यूमर पाया जाता है जो क्या करता है, अपवर्तन की क्रिया को संपन्न करवाता है। आइरिस वाले भाग की तुलना कैमरे के डायफ्राम से करते हैं। प्यूपिल प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। लेंस प्रोटीन पारदर्शी होता है और सीलरी बॉडी जो होती है लेंस को सपोर्ट करने का कार्य करती है। अब इसके बाद कुछ तथ्य इसमें लिखना है, उनको लिख लीजिए। आँख का अवशेषी अंग, आँख का अवशेषी अंग, अवशेषी अंग यानी वेस्टिजल ऑर्गन। तो वेस्टिजल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन कहलाते हैं जो मानव के पूर्वजों के शरीर में वेल डेवलप्ड थे परंतु वर्तमान शरीर में अनडेवलप्ड होते हैं। उन्हें अवशेषी अंग कहा जाता है, जिसका नाम होता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन यानी निमीशक पटल, निमीशक पटल। तो आँख का अवशेषी अंग क्या होता है, निमीशक पटल होता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। स्पष्ट दृष्टि से आशय क्या है, स्पष्ट दृष्टि से आशय क्या है। तो स्पष्ट दृष्टि से आशय क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। तो मान के चलिए कि यहाँ कोई किताब रखी है, जैसे मान ले किताब रखी है और जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगा के नहीं पढ़ते हैं, हम इसको इतनी डिस्टेंस से पढ़ते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, स्पष्ट दृष्टि कहा जाता है। तो स्पष्ट दृष्टि का आशय क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेत्र में 2 चित्रों के स्थायी प्रतिबिंब के लिए, नेत्र में 2 चित्रों के स्थायी प्रतिबिंब के लिए, स्थायी प्रतिबिंब के लिए 1/24 सेकेंड या इससे अधिक का समय अंतराल होना चाहिए। तो नेत्र में 2 चित्रों के स्थायी प्रतिबिंब के लिए कितना समय अंतराल होना चाहिए, 1/24 सेकेंड या इससे अधिक का समय अंतराल होना चाहिए, तभी जाकर के चित्र स्पष्ट दिखाई देंगे, अन्यथा नहीं दिखाई देंगे। एक और पॉइंट लिखना है। नेत्र में एक चित्र, नेत्र में एक चित्र 1/16 सेकेंड तक ठहरता है। नेत्र में एक चित्र जो होता है 1/16 सेकेंड तक ठहरता है। तो ये कुछ तथ्य थे जिनके ऊपर क्वेश्चन जो हैं बन जाते हैं। तो हुआ आपका नेत्र और उससे जुड़े हुए भाग। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टॉपिक को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं परीक्षा मंथन से वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो लगातार साइंस के इसी प्रकार से टॉपिक आपको मिलते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है बच्चों, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।